जय हिंद बच्चों। आज हम 10th क्लास ज्योग्राफी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है सोशल साइंस का, इसके तरफ हैं, जिसमें हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर के बाकी पार्ट को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कवर किया है। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो के रूप में रखा है जो मैप में भी काम आता है। सो आप ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और उम्मीद है कि आपने प्रीवियस सेगमेंट को देखा भी होगा, समझा भी होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा। नहीं तो आप उसको देख लें एक बार जरूर, तभी इसको आप देखें। राइट है, चलते हैं पहले इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। राइट, वी नो वेरी वेल अबाउट दिस सॉइल। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। अब इनको कितने भागों में बांटा गया? एक्चुअली 6 पार्ट्स में बांटा गया है। इनको हम देखते हैं। पहला जो आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वह है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल को हम यूजुअली जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी अलुवियल सॉइल, बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही कॉमन, हर जगह अवेलेबल होने वाला इस तरह से। लेकिन हमारे यहाँ इस सॉइल की जो वेरिएशन है, हर जगह एक जैसी सॉइल देखने को नहीं मिलती है। उसके रीजंस हमने बताए थे पिछले वाले सेगमेंट में, क्यों ऐसा होता है। अब हम इसके टाइप को जरा समझें। अलुवियल सॉइल मेड ऑफ रिवर डिपोजिट्स, या खुद ब खुद डिफाइन कर दिया कि रिवर के डिपोजिट के साथ, रिवर क्या डिपोजिट करती है? अपने पानी के बहाव के साथ कुछ लाती है सेडिमेंट्स, जो जहाँ डिपोजिट होती है। आपने सुना भी होगा, बाढ़ के वक्त, बाढ़ जब होती है तो उस समय एक मोटी लेयर आके जम जाती है नदी के किनारे वाले इलाकों में जहाँ बाढ़ आती है, जिसको एक ह्यूम्स से फुलफिल होता है, जो कि फर्टिलिटी से फुलफिल होता है, तो उसको हम बहुत ही उपजाऊ समझते हैं। तो वह यही कहना चाहता है, रिवर डिपोजिट्स मेड ऑफ रिवर डिपोजिट्स। वह रिवर डिपोजिट से बना होता है कौन? अलुवियल सॉइल। देखना प्लीज, जितने बारी बारी से हम पढ़ेंगे इसको, आप इसी क्रम में उसको याद भी कर जाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि अलुवियल सॉइल किससे बनती है? डिपोजिट ऑफ रिवर्स। रिवर डिपोजिट कनेक्शंस, जो रिवर के द्वारा सेडिमेंट्स लाए जाते हैं उनके द्वारा फॉर्म होता है। कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या मिलता है ध्यान रखना, कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये सब जो है वह नदी के द्वारा बहा करके लाई जाती है ऊपर से नीचे की ओर, हाई लैंड से लो लैंड की ओर। तो याद रख लेना है कि यह अलुवियल सॉइल है, स्पेशली सैंड, सिल्ट और क्ले, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। जो टीचर कॉपी में चेक करना चाहते हैं वो इन सब बातों को जरूर नोटिस करते हैं कि बच्चे ने कुछ खास बातें नोटिस की हैं या नहीं। तो सैंड, सिल्ट और क्ले की अवेलेबिलिटी अलुवियल सॉइल को मोर फर्टाइल बनाती है, जो किसके द्वारा होती है? रिवर के द्वारा होती है। अब इनकी क्लासिफिकेशन के साथ साथ इनके भी टाइप्स हैं। अलुवियल भी 2 तरह के हो गए, राइट है ना, बांगर और खादर। बांगर, इसका एक लिटिल बिट इंफॉर्मेशन हमने प्रीवियस सेगमेंट में भी दिया है, आप उसको भी जरूर देखेंगे। बांगर और खादर। बांगर जो कि ओल्ड अलुवियल सॉइल है, ओल्ड अलुवियल, ओल्ड में लिख रहा हूँ जस्ट, और यह क्या है? न्यू। खादर क्या है? न्यू अलुवियल सॉइल है। यूजुअली ओल्ड और न्यू में डिफरेंस क्या होता है, याद कर जाएंगे आप, कि जो ओल्ड है उसकी फर्टिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू द खादर। इसके जो फर्टिलिटी की जो एक लिमिटेशंस हैं वह मैक्सिमम होती है एज कम्पेयर टू द बांगर। तो 2 बातें हमको याद रखनी है कि यह सैंड, सिल्ट और क्ले का डिपोजिट ही अलुवियल सॉइल फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स सेडिमेंट्स, रिवर के द्वारा जो सेडिमेंट लाई जाती है उनके डिपोजिशन से अलुवियल सॉइल फॉर्म होता है। ये 2 टाइप्स के हो गए, बांगर एंड खादर। बांगर को हम ओल्ड अलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं, खादर को न्यू अलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। इंटेंसिवली कल्टीवेटेड, इसका जो इंटेंशन होता है वह कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सपोर्ट्स डेंस पॉपुलेशन। यूजुअली हमारी जो कंट्री है इसमें मैक्सिमम लोग खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर के भी लोग इन्वॉल्व हैं। ये डेंस पॉपुलेशन मतलब आबादी का अधिक होना। यह कहाँ आबादी अधिक होती है? जहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होती है, एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल है। जहाँ नॉन फर्टाइल लैंड, वहाँ पर लोग क्यों रहेंगे वहाँ पर? इसलिए याद रख लेना है कि सपोर्ट्स डेंस पॉपुलेशन, अलुवियल सॉइल सपोर्ट करती है पॉपुलेशन के डेंस बनाने में। पॉपुलेशन अधिक वहाँ पर आके रहना शुरू करती है, क्योंकि उनकी सारी नीड्स जो है वो फुलफिल होती है उन जगहों से। आइडियल फॉर पैडी, याद रखना कि वह धान की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए और शुगर केन की खेती के लिए बहुत ही आइडियल है। यानी अलुवियल सॉइल के बारे में हम 2-3 बात सीख लिए कि यह एक सेडिमेंट के द्वारा सैंड, सिल्ट और क्ले के डिपोजिशन से बनता है। यानी सैंड, रिवर के द्वारा जो सेडिमेंट्स डिपोजिट होता है उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले की अवेलेबिलिटी होती है। यह 2 टाइप्स की हो गई, राइट है ना। कौन? बांगर एंड खादर। बांगर को ओल्ड अलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं और खादर को न्यू अलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं।
खादर की जो फर्टिलिटी है बंगर से अधिक होती है, इसलिए इसको हम न्यू के नाम में समझ गए। और ये इंटेंसिव कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। दूसरा, सपोर्ट्स ऑफ डेंस पॉपुलेशन, या डेंस पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है। एक आगे बात क्या है, ये किसके लिए उपयोगी है, यानी आदर्श किसके लिए माना जाता है यह जमीन मिट्टी, या किसके लिए, धान की खेती के लिए, गेहूं की खेती के लिए, शुगर केन की खेती के लिए ये ज़्यादा ही उपयुक्त है। यह कहाँ अवेलेबल कहाँ होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड डेल्टाज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेल्टा है क्या। यूजुअली जो नदी जो है वो ऊपर से हाईलैंड से लोलैंड की तरफ आती है, जैसे समतल भूभाग में आती है और समुद्र में मिलने वाली होती है, वहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो बदल जाती है, आई मीन यह जो है स्कैटर्ड मैनर में मूव कर जाती है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। यहाँ जो ट्रायंगुलर रीजन जो बनता है इसको बोलते हैं डेल्टा। समुद्र में जो मिलती है इस तरह से, जो समुद्र में मिलेगी तो वह जो कोस्टल इलाका में डेल्टा फॉर्म होती है। डेल्टा एक्चुअली ट्रायंगुलर रीजन होता है जो बहुत ही मोस्ट फर्टाइल होता है। यह समतल जगह में, जैसे हाईलैंड से लोलैंड में आएगी तो वह वहाँ पे एक जो कोस्टल इलाका है, तटीय इलाका, वहाँ पर एक स्कैटर्ड हो जाती है, ऐसे बट जाती है, जो कि डेल्टा फॉर्म करती है। याद रख लेना है, हिमालयन रिवर के द्वारा यूजुअली, हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर, मैंने 9th क्लास में पढ़ाया भी था। हिमालयन रिवर वे होती हैं जो वर्ष भर पानी से भरी होती है, आई मीन हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं। और पेनिनसुलर रिवर ऐसी नहीं है, उसमें वर्ष भर पानी, उसको पेरिनियल रिवर आप जान लीजिए। हिमालयन रिवर को हम पेरिनियल रिवर के नाम से भी जानते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में अवेलेबल है और डेल्टाज में, राइट है। डेल्टा और नॉर्दर्न प्लेन्स इसका इलाका हुआ जहाँ पर एलुवियल सॉइल अवेलेबल होता है। कुल मिलाकर के एलुवियल सॉइल के बारे में हम लोग इतना जरूर याद रखें कि यह क्या था, आई मीन इनके फीचर्स क्या क्या हैं। नाउ टर्म आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या है, काली मिट्टी, नाम से भी कुछ पता चलता है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुलर, एक 1 मार्क का क्वेश्चन यहीं पे क्लियर होता है कि रेगुलर सॉइल को हम ब्लैक सॉइल बोलते हैं। इसलिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता भी है कि ब्लैक सॉइल इज नोन एज व्हाट, रेगुलर सॉइल। ब्लैक सॉइल किस नाम से जानते हैं, रेगुलर सॉइल के नाम से हम जानते हैं। मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। अब आपको बता दूं, अर्थ की जो टॉप मोस्ट जो लेयर होती है वो क्रस्ट, सबसे टॉप मोस्ट क्रस्ट मेंटल एंड कोर, 3 होती है। तो ये मेंटल जो लावा से फुलफिल होती है वह मेड अप ऑफ लावा, और लावा से बनी होती है, इसलिए उसका रंग भी काला होता है। आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, याद रख लेना है, यह कॉटन के लिए ज्यादा ही उपयुक्त है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए। यह क्या था, पैडी, व्हीट एंड शुगर केन के लिए, जबकि ब्लैक सॉइल किसके लिए होती है, कॉटन कल्टीवेशन के लिए। हाई कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, आई मीन वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है। आपने काली मिट्टी में कभी कीचड़ में पाँव रखा होता है, इतनी जोर से आपके शूज भर जाते हैं कि भारी सा हो जाता है, यानी उसको ग्रिपिंग की पावर जो है मैक्सिमम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी मैक्सिमम होती है। इसमें 3 बातें याद रखनी। ब्लैक सॉइल को हम रेगुलर सॉइल के नाम से जानते हैं, यह लावा के द्वारा फॉर्म होता है। तीसरी बात कि यह कॉटन कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, और यह वाटर को होल्ड करने की क्षमता भी रखता है। आगे एक बात और इसमें पढ़ना है इसी कंसेप्ट में, रिच इन लाइम। यह इसमें ब्लैक सॉइल का लाइम होता है, चूना पत्थर इसको बोलते हैं, पोटास, मैग्नीशियम, ये सब मिनरल्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सब मिनरल्स की अवेलेबिलिटी किस सॉइल में होती है, ब्लैक सॉइल में होती है। तो याद कर जाना है कि ब्लैक सॉइल में लाइम भी होता है, पोटास भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, इन सब मिनरल्स को आप याद रखें। और यह अवेलेबल कहाँ होता है, दक्कन प्लेटू। आपको बता दूं, दक्कन प्लेटू जो मैप में आप इसे रीजन देखिए, ये जो इलाका है, यह इलाका ये दक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है। ये दक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल स्पेशली देखने को मिलता है, याद कर जाना कि दक्कन प्लेटू। अब इन चीज को समझिए आप यहाँ पर कि यह नॉर्दर्न प्लेन, अलुवियल सॉइल कहाँ मिलता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में, खास करके नॉर्दर्न प्लेन्स और डेल्टा वाले इलाके में ये दक्कन प्लेटू में अवेलेबल होता है। अब ब्लैक सॉइल से रिलेटेड इतनी बातें तो हमको याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि पेपर में यही सब चीज़ आता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो सबको हमको इसी तरह से डिफाइन करना होगा। नाउ अगला टर्म है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो, नाम से भी पता चलता है रेड एंड येलो, रेड भी होगा और येलो भी होगा। वैसे मिट्टी जो लाल रंग की हो, पीली रंग की होगी। तो रेड कलर, अब उसका कलर रेड क्यों होता है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन। आयरन के डिफ्यूज होने से, आयरन के टूटने से, बिखरने से, वहाँ की जो रेड सॉइल होती है उसमें आयरन की प्रचुरता बहुत होती है इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ध्यान दीजिए, मेटा रॉक्स के बारे में बताया था, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस तरह से जो आयरन के क्रिस्टलाइंस होते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स के कारण, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन जो लावा के फॉर्मेशन से, आई मीन जैसे सेडिमेंट जमा होता है ऊपर, इस तरह से फॉर्म होता है, इसलिए इसको हम रेड एंड येलो सॉइल के नाम से जानते हैं। अब इसका कलर रेड क्यों होता है, येलो क्यों होता है, येलो ड्यू टू हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब वाटर की अवेलेबिलिटी, उसके कारण वह येलो हो जाती है, ऐसे वह सूखी पड़ी रहती है। आपने देखा होगा उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में जो मिट्टी है
आपने अगर देखना हो तो देखेंगे कि बारिश के वक्त में उसकी कलर बदल जाती है। जब बारिश नहीं हुई होती है तो उसका कलर रेड सा दिखता है। जैसे हाइड्रेटेड है, हाइड्रेशन में उसका कलर येलो हो जाता है और डिहाइड्रेशन में उसकी कलर रेड रहती है। तो इसका कलर का कारण जो है वह डिफ्यूजन ऑफ आयरन एज वेल एज मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो इसका कलर जो है रेड एंड येलो, उसके कलर के हिसाब से उसका नाम दिया गया है। इसके रूप में विशेष कुछ नहीं जानना है, इतना ही सिर्फ समझना है इसको कि यह कहाँ कहाँ मिलता है। उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ के इलाकों में आपको मिलता है। या एक बात और मैं बता दूं, जब कभी आप इस तरह के सॉइल के बारे में पढ़ें, ज्योग्राफी के कंसेप्ट को समझें, तो उसमें अपने पास एक मैप का बिल्कुल मैप होना चाहिए, ताकि आपको ये पता भी हो कि कौन सा लोकेशन किधर पड़ता है, ताकि आपको मैप में लोकेट करने में सुविधा भी हो। नाउ अगला है एरिड सॉइल। इसको शुष्क मिट्टी के नाम से जानते हैं। शुष्क मतलब हैविंग लैक ऑफ वाटर। सैंडी इन टेक्सचर, उसका जो डिजाइन होता है, टेक्सचर जो होता है, डिपोजिशन से टेक्सचर बनता है, एक्चुअली वो सैंडी होता है, आई मीन बलुई, बालू वाली है ना। सैलाइन इन नेचर, उसकी नेचर जो है वो खारा नमकीन होता है एक्चुअली, वो सैलाइन इन नेचर। लैक्स ऑफ ह्यूम्स एंड मॉइस्चर, देखिए लैक्स ऑफ ह्यूम्स, उसमें ह्यूम्स का मतलब कि उसको एक उपज देने की क्षमता ही कम होती है, उसमें उपजाऊपन कम होती है। एंड मॉइस्चर्स, ना तो वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी होती है, आई मीन लैकिंग मॉइस्चर एज वेल एज ह्यूम्स। लो ओरिजिन ऑफ सॉइल कंटेन कंकर, यह कंकर होता है एक्चुअली उस तरह की मिट्टी में। एरिड सॉइल में कंकर मिट्टी बालू पत्थर होता है, इसलिए वहाँ की उसकी फर्टिलिटी कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी भी कम होती है, ह्यूम्स की मात्रा भी कम होती है। हाँ याद कर जाओ, फिर से मैं बता दूं आपको, जो एरिड सॉइल होता है, शुष्क मिट्टी, यह सैंडी इन नेचर टेक्सचर सॉरी एंड सैलाइन इन नेचर, लैक्स ऑफ ह्यूम्स एंड मॉइस्चर, इसमें ह्यूम्स की मात्रा आई मीन जो फर्टिलिटी देती है मिट्टी में, उपज बढ़ाती हैं, उसकी मात्रा कम होती है, मॉइस्चर की मात्रा कम होती है। लो ओरिजिन ऑफ सॉइल कंटेन कंकर, जो नीचे वाला इलाका है वहाँ पर कंकर की मात्रा बहुत होती है। इस तरह से इस मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? एरिड सॉइल के नाम से जानते हैं। इसकी फर्टिलिटी इन दोनों आई मीन एलुवियल ब्लैक सॉइल की तुलना में कम होती है, रेड सॉइल से भी कम होती है। वेस्टर्न राजस्थान में खास करके, अपने बालू का नाम सुनो तो सूरत राजस्थान याद आना चाहिए आपके मन। राजस्थान मैप में आपको पता हो कि राजस्थान है किधर, तो वेस्टर्न राजस्थान में इसकी जो है अवेलेबिलिटी आपको मिलती है। नाउ फॉरेस्ट सॉइल, अब फॉरेस्ट सॉइल के बारे में क्या समझना है? नाम से पता चला फॉरेस्ट, फॉरेस्ट माने जंगल, वन वाला इलाका नहीं, वन फाउंड इन हिली फॉरेस्ट एरियाज। यह कहाँ मिलता है? हिली फॉरेस्ट एरिया, जो पहाड़ी इलाका है, साथ में वहाँ पर जंगल ही है, वन ही वन है, वहाँ जो मिट्टी होती है वह फॉरेस्ट सॉइल के नाम से क्लासिफाइड है। आप याद कर जाओ, उसमें लोमी, जो बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है एक्चुअली, या दोमट मिट्टी एक्चुअली बोलते हैं, इसको हिंदी में दोमट बोलते हैं। लोमी एंड सिल्टी वैली स्लाइड्स, यह कहाँ मिलता है? जम्मू एंड कश्मीर। आप मैप में देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर और सिक्किम का जो इलाका है वह किस रूप में जाना जाता है? फॉरेस्ट सॉइल के रूप में जाना जाता है। इसके लिए विशेष नहीं कुछ पढ़ना है, सिर्फ यह बात जान लीजिए कि पहाड़ी इलाकों में मिलता है फॉरेस्ट, जहाँ पर पहाड़ें होंगी और जंगल होंगी, उस जगह की जो मिट्टी होंगी वह क्या होंगी? फॉरेस्ट सॉइल होंगी। वो इलाका कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर और खास करके सिक्किम का इलाका जो इसके लिए अवेलेबल है। अब आप कुल मिलाकर के आप समझ गए होंगे, आज हमने भी पढ़ा अलुवियल सॉइल के बारे में, ब्लैक सॉइल के बारे में, रेड एंड येलो सॉइल के बारे में, एरिड सॉइल के बारे में एंड फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। अब हम नेक्स्ट एक और है उसको भी पढ़ लेते हैं। सॉइल में जो लास्ट वन है लेटेराइट सॉइल, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेटेराइट सॉइल है जो कि एक लास्ट वन है, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर। एक्चुअली ग्रीक भाषा का लेटर माने बाद में होता है, विच मीन्स ब्रिक से। यहाँ पर जो है किस मतलब है? ब्रिक से। याद कर जाना, इसका मतलब जो ईंट पत्थर वाली बात होती है ना, उसकी बारे में बताया जा रहा है कि यह डिराइव हुआ लेटर वर्ड से। इसका मतलब ब्रिक होता है, ब्रिक यानी ईंट, आपने सुना होगा। प्रोन टू लीचिंग लो ह्यूम्स, इसमें क्या होता है? इसमें भी ह्यूम्स की मात्रा बहुत कम होती है। आपने देखा होगा कि उधर ब्लैक सॉइल और अलुवियल सॉइल में फर्टिलिटी बहुत अधिक होती है, उन सब की तुलना में इनमें क्या होता है? लो ह्यूम्स होती है। ह्यूम्स मतलब जो जितने भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, पदार्थ हैं, वो सब अगर डिपॉजिट हो जाते थे उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, जो यूजुअली टॉप मोस्ट लेयर में ही देखने को मिलता है। तो सुटेबल फॉर कैश्यू नट्स, याद रख लेना है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? यह किसके लिए उपयोगी? कैश्यू नट, आई मीन काजू, आपने सुना भी होगा ना। ये कैश्यू नट के उपजाऊ के आई मीन उपज के लिए ज़्यादा उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है लेटराइट सॉइल। एक 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि लेटराइट सॉइल में किस तरह के चीज़ उगाए जाते हैं, तो उसमें कैल्शियम नट याद रख लेना है आपको। ये किन इलाकों में मिलता है? केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हिली उड़ीसा एंड आसाम। केरला यूजुअली साउथ वाला इलाका याद हो, केरला कर्नाटका जो है ना,
एक केरला में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश भी है, हिली उड़ीसा, उड़ीसा का जो पार्ट जो कि हिली इलाका में आता है, आई मीन पहाड़ी इलाका में आता है, उस जगह पे लैटराइट सॉइल अवेलेबल होती है। आप इनको याद करने के बाद, समझने के बाद मैप में भी लोकेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार बिल्कुल सही है। इसको पढ़ने का एक तरीका एक और भी है कि मैप के माध्यम से पढ़ें, आप जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं वो लोकेट करने के लिए भी आते हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं एमसीक्यू के, इसको पढ़ना था। तो कुल मिला के आपने देखा कि एक लैटिन वर्ड लैटर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब ब्रिक होता है, या इसमें लो ह्यूम्स होती हैं, कैशू नट के लिए ज़्यादा उपयोगी है। यह केरला, कर्नाटका और पहाड़ी इलाका उड़ीसा का जो है उनमें मिलता है, और आसाम में भी, मध्य प्रदेश में भी इलाका में मिलता है। तो यह इन बातों को ध्यान रखना कि लैटेराइट सॉइल कहाँ अवेलेबल है, इसको पढ़ें आप। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या पढ़ना है, लैंड रिसोर्सेस। इस लैंड रिसोर्सेस के बारे में मैंने प्रीवियस सेगमेंट में भी कुछ चर्चा किया है। यह क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ लैंड यूज एंड पैटर्न। जो लैंड के यूजेस हैं और उनके पैटर्न हैं, उनके फैक्टर कौन कौन से हैं जिसके कारण वे प्रभावित होते हैं, तो वे क्या है, टोपोग्राफी। मैंने बताया था टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, कहीं हाई लैंड है, कहीं ग्लू लैंड है, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं बिल्कुल समतल है, कहीं प्लेट्यूज हैं। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ वेरिएशन है वो अभी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण सॉइल की जो क्लासिफिकेशन है वो वेरी कर गई है। क्लाइमेट, जो सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, जो कि लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम में चेंज होता है, तो एक क्लाइमेट भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और एक सॉइल टाइप, मिट्टी के जो प्रकार हैं उसके आधार पर भी इनके जो पैटर्न हैं और जो लैंड यूजेज हैं उनका क्लासिफिकेशन इनके दो आधार पे। आपने देखा इन सब को हम किस नाम से जानते हैं, इन सब को हम फिजिकल फैक्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, फिजिकल फैक्टर, याद कर जाना, फिजिकल फैक्टर। ऐसा फिजिकल फैक्टर्स में काउंट होता है, किसमें काउंट होता है, फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स की अगर बात करें तो ये टोपोग्राफी, क्लाइमेट और सॉइल टाइप आ जाएगी। फिजिकल फैक्टर्स में टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप आ जाएगी, जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, आई मीन पॉपुलेशन की डेंसिटी। आप देखा कि अधिक पॉपुलेशन होती है कहाँ, अलुवियल सॉइल वाले इलाका में देखा था आपने, जो अधिक पॉपुलेशन होती है। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, हमारी जो तकनीकी रूप से सक्षमता है, हमारी जो क्षमता है वो बढ़ गई। वो कल्चर और ट्रेडिशन, ये सब जो फैक्टर हैं इन सब को हम किस नाम से जाने, ह्यूमन फैक्टर में जानते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स, है ना। आपने देखा इधर कि दो फैक्टर हमने बताया, फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, जबकि ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस को आता है, राइट। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें ताकि डिफाइन करने में आपको सुविधा हो, आप समझ गए इन सारी बातों को। नाउ दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो मुझे कवर करने हैं अभी, यह है रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड को डिग्रेड का मतलब उसका अवमूल्यन हो जाना। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू कम हो जानी। क्यों, क्या कारण है जो कि लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है, यानी उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है डिफोरेस्टेशन। 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, ओवर ग्रेजिंग। याद रख लेना, कभी कभी ओवर इरिगेशन भी आता है, ओवर ग्रेजिंग भी आता है, डिफोरेस्टेशन। इन सब चीज़ों के कारण लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है, इसको बोलते हैं लैंड डिग्रेड हो गया, उसकी वैल्यू कम है। आपने देखा हो प्रमोशन डिमोशन, तो जो पद से नीचे हो जाता है तो डिमोशन हो जाता है, जो ऊपर हो तो प्रमोशन हो जाता है। सिमिलरली लैंड एक रिसोर्स है और उसका डिग्रेडेशन क्यों होता है, उसके कारण डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन क्या है, जब एक लार्ज स्केल पर पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को एब्जॉर्ब करके रखती है, भले अपने ही के लिए रखती हो, लेकिन वो हमारे लिए भी फायदेमंद होती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। तो डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या, वो बड़े पैमाने पर पेड़ पौधों को काटा जाना, दैट इज डिफोरेस्टेशन होता है। यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है लैंड को डिग्रेड करने के लिए। दूसरा ओवर ग्रेजिंग। अगर जानवरों को, आपने हर्ब्स एंड सर्ब्स सुना होगा, जो घास होते हैं ना उसकी जड़ें बड़ा फाइबरस रूट होती है, टैप रूट एंड फाइबरस रूट, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। जो फाइबरस रूट होती है उसकी पकड़ बहुत मिट्टी पर अच्छी होती है, वो मिट्टी को पकड़ करती है, उसके जितने भी जरूरी मिनरल्स हैं वो वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, और उसके कारण वो उसका कटाई भी नहीं होता है। आई मीन इरिगेशन, जो क्या बोलते हैं, जो मिट्टी का जो टॉप मोस्ट डेंड्यूरेशन ऑफ सॉइल जो बोलते हैं आपने, ऊपर जो टॉप मोस्ट लेयर है वो बह के नहीं जाती है पानी के साथ, वह ड्यू टू ग्रिपिंग ऑफ रूट्स, जड़ के कारण। तो ओवर ग्रेजिंग, जब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाए तो वो अपने साथ उखाड़ देती है जड़ों को, और बहुत सारे मिट्टी को उखाड़ देती है, जो कि हवा और पानी के माध्यम से बह के चली जाती है, जिसके कारण लैंड डिग्रेड हो जाता है। तो ओवर ग्रेजिंग भी एक रीजन है। माइनिंग, अगर कहीं खादान का काम हो रहा है, माइनिंग हो रही है, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है लैंड डिग्रेड करने का। लैंड को डिग्रेड करने के लिए माइनिंग भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। क्वेरिंग,
आपको पता लगाना है कि कहाँ पर कौन सा मिनरल्स कहाँ अवेलेबल है, इसके लिए हम लोग खोजबीन करते हैं। तो वह क्या होता है, यह भी क्वेरिंग, यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो, लैंड को डिग्रेड करना। आई मीन डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, जितने भी इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, यूजुअली केमिकल्स जो हम एक्सपोज करते हैं, उसको अगर हम डंप कर दें तो वहाँ की फर्टिलिटी यूजुअली नष्ट हो जाती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लैंड की डिग्रेडेशन के लिए याद करना है। तो मुझे ये सब जो कारण समझ में आया, डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो इन सब पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो यह मामला खत्म हो जाएगा। तो लैंड डिग्रेड करने के कारण जो पूछा जाए तो उसमें क्या लिखेंगे, डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग एंड डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। बड़ा आसान सा चीज़ है, कोई इसमें नया टर्म नहीं है जो कि आपने नहीं सुना है। तो यूजुअली याद कर जाना है, डिफोरेस्टेशन पेड़ पौधे कटाई होना, ओवरग्रेजिंग कर जानवरों को अधिक बड़े पैमाने पर चराना, माइनिंग करना, क्वेरिंग करना और इंडस्ट्रियल वेस्ट को सीधा डंप कर देना मिट्टी में, यह सब कहीं न कहीं वह एक लैंड को डिग्रेड करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए लैंड डिग्रेडेशन का एक कारण भी बनता है। अब क्या है, हमें कौन कौन से कदम, मेजर्स टू सॉल्व लैंड डिग्रेडेशन, इस तरह से लैंड डिग्रेड हो जाती है उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, कैसे सुधारा जाए, कौन से पैमाना अपनाया जाए। तो उसके लिए इसका उल्टा क्या होता है, एफोरेस्टेशन, बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे को लगाया जाए। एफोरेस्ट क्या है, हमें प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन द लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड एफोरेस्टेशन। बड़े पैमाने पर पेड़ पौधे लगाएंगे तो फिर से वो अपने लिए मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे रूट्स के माध्यम से, तो वह वहाँ की मिट्टी ऑटोमेटिक वो वाटर होल्ड करेंगी, वहाँ पर फर्टिलिटी बढ़ जाएंगी। कंट्रोल ऑफ ओवरग्रेजिंग, इसका ठीक अपोजिट ले लो आप एक तरह से, कंट्रोल ऑफ ओवरग्रेजिंग, अधिक ओवरग्रेजिंग नहीं करवाना है। अधिक ओवरग्रेजिंग से भी लैंड डिग्रेड होती है, तो ओवरग्रेजिंग पर कंट्रोल करना। माइनिंग पर भी कंट्रोल करना, यह भी लैंड को डिग्रेड करने से बचाती है। इसलिए इसका मेजर्स में कौन, शेल्टर बेल्ट्स, यह जो इलाका है जहाँ पर लोग रहते हैं वो उन इलाकों में भी अपने हिसाब से वो इलाका को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। इस तरह से इन लोगों को शेल्टर बेल्ट अगर दे दिया जाए तो वह उस जगह को कम से कम ऑक्यूपाई तो कर लेंगे जहाँ पर उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रखेंगे, उनके द्वारा जो एक्सपोज होगा वो सब चीज़ें जो है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करेंगी। वहाँ पर एक रिहायशी इलाका बना दिया जाए ताकि वहाँ के लोग उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ। नाउ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट को अगर डिकम्पोज ही करना है तो आप प्रॉपर तरीका से उसको प्यूरिफाई करके एक्सपोज करें, ताकि डंप करें, ताकि उसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे। तो कुल मिलाकर के इनका अपोजिट वाला है, हम याद रखें तो बड़ा आसानी से याद हो जाएगा। इसके अपोजिट को लिख दो आप तो क्या हो जाए, मेजर्स टू सॉल्व लैंड डिग्रेडेशन। ये तो कारण था, ये उसका सॉल्यूशन हो गया, मतलब किस तरह से इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे हम पार पाएंगे, उसके लिए उपाय है। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातों को कवर किया है। उम्मीद है कि आपने सभी सेगमेंट को अच्छा से देखा होगा, समझा भी होगा, सुना भी होगा। अगर एक बार नहीं समझ में आता तो आप रिपीटेडली 2 बार 3 बार देखिए, निश्चित रूप से उसको कॉपी में नोट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसके क्वेश्चंस मैप में भी आते हैं, 1 मार्क में भी आते हैं और लॉन्ग आंसर में भी आते हैं, शॉर्ट आंसर में भी आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जरूरी भी है। थैंक यू सो मच, हैव टू कीप वॉचिंग।